हेलो एवरीवन, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। आज हमारा 50th चैप्टर है। हाफ सेंचुरी हो गई, चैप्टर एल नहीं है, लार्ज नहीं है। अब यहां आज हम पढ़ेंगे बैकवर्ड क्लास के लिए जो कमीशन आया है, राष्ट्रीय आयोग जो है फॉर पिछड़ी जातियां। क्यों आया, जरूरत क्यों पड़ी, एकदम से देखते हैं। अब जरूरत तो पड़ी क्योंकि देश में हमारे पास कोई डेटा नहीं था। फिर उसके बाद पढ़ने की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि ये देखो क्वेश्चन ये रहा 2022 का कि एनसीबीसी के रोल के बारे में डिस्कस कीजिए जब से उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है फ्रॉम अ स्टैट्यूटरी टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। पहले उनके पास खाली एक एक्ट की ताकत थी, फिर उनको बाद में संवैधानिक ताकत मिली है, और इसके बाबत क्या उन्होंने क्या क्या और एडवांसमेंट किया है अभी तक। ठीक है, अब क्वेश्चन का आंसर तो हम बाद में लिखेंगे, अभी समझते हैं हुआ क्या। अब जब आजाद हुए तो उस समय ही हमारे पास ये तो ध्यान में था कि हाँ, हमारे देश में कुछ ऐसे पिछड़े वर्ग हैं, उनकी हमें बात करनी है, उनके लिए हमें सुधार लाने हैं, डेवलप करना है, उनको वेलफेयर बेनिफिट्स उन तक पहुंच सकें। तब हमने पहले काका कालेलकर जी की अध्यक्षता में पहली बार हमने सोचा कि कमीशन बनाते हैं। तो काका जी की अध्यक्षता में, अब अच्छा काका जी के बारे में बताऊं आपको, ये बहुत अच्छे हमारे फ्रीडम फाइटर थे, कई बार जेल भी गए हैं। एक बार ये जब अपने स्कूल में पढ़ा रहे थे विद्यापीठ में, तब उस स्कूल को बंद कर दिया गया था, अंग्रेजों ने बंद कर दिया था क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा नेशनलिस्टिक आवाजें उठने लग गई थी। और काका जी एक मैगजीन के संपादक भी थे। उस मैगजीन का प्लीज आप मुझे नाम बताएं, ठीक है। अब जिसके ये एडिटर थे, स्कूल बंद हुआ, फिर ये पैदल चल के पुणे से हिमालय पहुंच गए, और फिर उसके बाद आचार्य कृपलानी जी के साथ ये बर्मा भी गए हैं। बहुत इन्होंने लड़ाइयां लड़ी हैं, बहुत इनका योगदान रहा है। इसके बाद ये भारत की आजादी के बाद भी सक्रिय भूमिका निभाई पॉलिटिक्स में। अब इनको बोला गया कि सर प्लीज आप समझें कि क्या है हमारे यहाँ बैकवर्ड क्लासेस की कंडीशन, क्या है हमारे यहाँ बैकवर्ड क्लासेस की सिचुएशन इस समय। अब जो इन्होंने रिपोर्ट दी काका जी ने उस समय, उस रिपोर्ट को सरकार ने माना नहीं। सरकार ने कहा कि अभी इसमें आपने ना सही तरीके से टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपने नहीं किए हैं किसी क्लास को बैकवर्ड घोषित करने के लिए। तो फिर हमें जरूरत पड़ी, अच्छा ठीक है, फिर दोबारा से एक और बनाएंगे बाद में कमीशन। ठीक है, कमीशन अगला बनाने में थोड़ा समय भी लग गया। तब तक देश में आवाजें उठने लग गई कि नहीं नहीं, हमें तो भाई हमें भी पार्ट बनाइए इस पूरी कम्युनिटी का, हमें आरक्षण के लाभ मिले, सब कुछ मिले। फिर लगभग 30 साल होते हैं, मंडल कमीशन आता है। मंडल कमीशन था, बीपी मंडल जी की अध्यक्षता में था, और मंडल जी की कमीशन ने अपनी रिपोर्ट भी दी। उस रिपोर्ट के बाद देश में बहुत ज्यादा आगजनी भी हुई। काफी सारे जो फॉरवर्ड क्लासेस थी उन्होंने विद्रोह किया कि नहीं नहीं, जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो रिपोर्ट आई है मंडल कमीशन की, हम इसको रिजेक्ट करते हैं, इस रिपोर्ट को लागू नहीं होना चाहिए। एक प्राइम मिनिस्टर जी ने लगवाया भी था, नाम बताइएगा वो पीएम कौन थे। तो इन्होंने ओबीसी पॉपुलेशन की एस्टीमेट लगाया, पता है कौन से सेंसस पे? 1931 के सेंसस पे, क्योंकि 1931 में जो सेंसस हुआ था वो हुआ था कास्ट बेस्ड सेंसस। अब इस सेंसस को उन्होंने उठाया, और डेटा तो ऑलरेडी 50 साल पुराना है, पर इन्होंने उस डेटा को एक्स्ट्रापोलेट किया, इंटरपोलेट किया। फिर समझा कि आज इस समय कितनी, अंदाजे के हिसाब से कितनी पॉपुलेशन हो सकती होगी ओबीसी की। इन्होंने अंदाजा लगाया कि देश की आधी से ज्यादा आबादी है, 1257 कम्युनिटीज हैं जो बैकवर्ड हैं। अब इन्होंने रेकमेंड किया कि अभी जो रिजर्वेशन चल रहा है एससी एसटीज के लिए अराउंड 22.5%, इसमें आप 27% और जोड़ दो ओबीसी के लिए, और इसको आप ले जाइए 49.5% पे। ठीक है, फिर रिकमेंडेशन पहली बार तो नहीं मानी गई क्योंकि 1980 में आया था। 1990 में जाके तब नरसिम्हा राव जी की सरकार ने इस कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया। अब उसके बाद फिर केस भी हुआ, सुप्रीम कोर्ट में भी केस गया, इंदिरा सोनी केस लड़ी इन्होंने, इसी केस को बोलते हैं मंडल केस, यही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे विचार किया, इन्होंने कहा कि जब तक हम फैसला नहीं दें तब तक इस आयोग की रिपोर्ट को लागू मत कीजिएगा, इस गवर्नमेंट ऑर्डर पे हम स्टे लगा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपने जो अपीजमेंट के लिए इधर आपने 10% और कोटा दे रखा है इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस के लिए, हम पहले पूरी सबकी सुनवाई करेंगे, सब कुछ समझेंगे, तब उसके बाद आएगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम मान रहे हैं कि हाँ, हम रिजर्वेशन आप जो कह रहे हो कि हाँ ओबीसी के लिए है वो वैलिड है, गुड, ठीक है, पर इसके साथ ही हम बोल रहे हैं कि आप कैप करो, एससीज एसटीज ओबीसी जो भी हो 50% के ऊपर क्रॉस नहीं हो। यहां पे क्वेश्चन है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में 1993 में यह बोल दिया कि 50% कैप है, तब तमिलनाडु में 69% आरक्षण कैसे? तमिलनाडु में है ना 69% आरक्षण, हाउ? अगर आंसर पता है तो बताना मुझे। ठीक है, अब तो हमारा 27% ओबीसी का जो रिजर्वेशन है
वो अब तो वैलिड हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है आप लगा लो, पर इसमें हम आपको कुछ कुछ और पॉइंट्स देंगे, जैसे आपको ये ध्यान रखना है कि क्रीमी लेयर कौन सी है, नॉन क्रीमी लेयर कौन सी है, आप ऐसे डिफाइन करो हर चीज, तब जाके आप लगाना, हर किसी को नहीं मिलना चाहिए, ये बोला गया। ठीक है। और पता है आपको, मंडल कमीशन के आयोग में, इस आयोग में एक मेंबर थे जो ओनली दलित मेंबर थे, सिंगल दलित मेंबर, तो इन्होंने मंडल कमीशन की इस रिपोर्ट पे साइन नहीं किया था। आप अगर उनका नाम जानते हो तो वो भी मुझे बताना। सिंगल दलित मेंबर एक थे इस आयोग में, इन्होंने इस रिपोर्ट पे साइन करने से मना किया। इन्होंने कहा मैं इस रिपोर्ट को नहीं मानता हूं, मैं नहीं कर रहा साइन। सो हिस्ट्री का पॉइंट है, ठीक है, हमें पढ़ना भी चाहिए। नाउ क्या है, फिर क्या हुआ मंडल केस के बाद? अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये तो आप करो ही करो आरक्षण, इसके साथ आप सेंटर गवर्नमेंट आप एक परमानेंट बॉडी बनाइए जो कि स्टैट्यूटरी होगी, बाद में संवैधानिक कर देंगे उसको, पर आप एक ऐसी बॉडी बनाओ जो इनकी सारी कंप्लेंट्स सुने। कैसी कंप्लेंट्स? कि ये अंडर इंक्लूड हो रहे हैं या ओवर इंक्लूड हो रहे हैं या ये इंक्लूड ही नहीं हो रहे हैं। ऐसे क्लास ऑफ सिटीजन जो कि बैकवर्ड क्लासेस से आ रहे हैं, जो कि पिछड़ी जाति से आ रहे हैं, पिछड़े तबके से आ रहे हैं। अब फिर पार्लियामेंट ने कहा ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म सर आंखों पे, इन्होंने उसको एक एक्ट बना के, ये रहा एक्ट, एनसीबीसी एक्ट 1993 एक्ट बना दिया। एक्ट बना के कमीशन बन गया। कमीशन को हमने बाद में, अभी तो सेटअप हो गया ठीक है एक एक्ट के बाद से, पर इसको हमने बाद में बोला है कि नहीं, हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर भी देंगे। तो अगले साल थोड़े समय बाद फिर ये बनता है कॉन्स्टिट्यूशनल। अब फिर इसके बाद 102वां तो अभी आया, खैर, तो 102वें अमेंडमेंट में हमने बोला कि अब हम संविधान में अमेंडमेंट कर रहे हैं, हम इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, संवैधानिक दर्जा देंगे, और 338B को हमने इंसर्ट किया संविधान में। ठीक बात। अब इस वजह से ये बना एक स्टैट्यूटरी से लेके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। फाइनली अब इनके पास संवैधानिक बॉडी की ताकत है, जैसे यूपीएससी, जैसे एनसीएससी, जैसे एनसीएसटी अभी पढ़ रहे हैं हम, अभी इसके आगे एक और चैप्टर आएगा अगला, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फिर 342A को भी इंसर्ट किया धीमे धीमे। ये 342A बताएगा कि राष्ट्रपति जी के पास पावर है ये डिसाइड करने की कि कौन सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास का मेंबर है कि नहीं। ठीक है। अब ये इसलिए किया गया ताकि हम इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें, सेफगार्ड कर सकें। हो सकता है कोई स्टेट कह दे कि हाँ ये मेरे यहाँ आईसीबीसी हैं, कोई कह दे हाँ ये मेरे आईसीबीसी नहीं है मेरे स्टेट में, तो ऐसा ना हो, इसलिए यूनिफॉर्मिटी रहे। और जो हमारे वेलफेयर बेनिफिट्स हैं, चाहे रिजर्वेशन के हों, चाहे प्रमोशन के हों, चाहे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में अगर एडमिशन हो, तो वो पूरे देश में बंट पाए, सबको मिल पाए वो बेनिफिट्स। ठीक है। तो खास करके लिए यूनिफॉर्मिटी इन व्हाट? यूनिफॉर्मिटी इन रिजर्वेशन बेनिफिट्स। तो उसके लिए हमने बोला कि हम राष्ट्रपति जी को ये पावर देंगे कि वो ये तय करें, राष्ट्रपति जी माने यूनियन सरकार, यहां पे कि यूनियन सरकार तय करे कि एसईबीसी का मेंबर कौन है। तो यूनिफॉर्मिटी के लिए भी लाया गया। अब क्या है इसमें? कमीशन में क्या है? कमीशन में वही जैसे हमारे एनसीएससी में है, एक चेयरपर्सन, उनके साथ उनके वाइस चेयरपर्सन और 3 मेंबर और। अब इनका अपॉइंटमेंट सेम जैसे बाकियों का हुआ है अब तक, राष्ट्रपति जी करेंगे अपने वारंट से, अपने उनकी सील के अंडर जो ये होंगे। ठीक है। अब राष्ट्रपति जी, ठीक है, समय मैम है तो मैम ने अभी अपॉइंट किया है, ये रहे हमारे चेयरपर्सन। अब इस साल अभी मार्च में राज्यसभा में क्वेश्चन पूछा गया था कि आप बताएं इस समय एनसीबीसी में आर्टिकल 338B के तहत आपने कितना अपॉइंटमेंट किया है, किसको अपॉइंट किया है और कितने इसमें मेंबर इसमें कैसे काम कर रहे हैं। तो सरकार ने जवाब भी दिया कि हाँ इस समय एक चेयरपर्सन है, वर्किंग विद चेयरपर्सन एंड जस्ट 1 मेंबर। सरकार ने बोल दिया राज्यसभा में कि हाँ इस समय हमारे पास अभी ये है। ठीक है। अब ये बोला गया जब ये चेयरपर्सन हो तो इनकी सर्विस कंडीशन, इनका टेन्योर, इनका सब कुछ काम करने का कार्यकाल, जैसी भी चीजें हैं, दे आर डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज द यूनियन सरकार अपने आप। और इसी वजह से जो रूल बने हैं उन रूल के मुताबिक कि आप 2 बार से ज्यादा नहीं, अपने ज्यादा नहीं रह सकते हो, इनका कार्यकाल 2 ही बार तक और हो सकता है, 2 बार के बाद यू आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। ठीक है। जनरली आपका कार्यकाल 3 साल का होगा। ओके फाइन। ठीक है, आगे चले हम। फिर हम देखेंगे ये इस समय के लास्ट के 2 कमीशन की हमारे पास रिपोर्ट है, 2019 ऑनवर्ड जो कमीशन है ये, और 2013 कमीशन जो एक आया था। तो ये इनका डेटा है, ये इनके नाम है कौन कौन थे। और आप देखो 2013 में जस्टिस वी ईश्वरिया, जस्टिस ये चेयरपर्सन थे इसमें, उससे पहले तक पॉलिटिशियंस भी रहे हैं, उसके बाद पॉलिटिशियन भी रहे हैं, अलग अलग। ठीक है। फंक्शंस काफी कुछ सेम है जैसे हमने एनसीएससी एनसीबीसी के लिए पढ़े हैं, सॉरी एनसीएसटी के लिए पढ़े हैं। क्या है कि वही सारे मैटर जो कोई भी
कोई भी रिलेट करते हो ओबीसीज के लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो सेफगार्ड काम कर रहे हैं कि नहीं, वो सेफगार्ड एक्टिव है कि नहीं, उनका मॉनिटरिंग होती रहे, उनका इन्वेस्टिगेशन होता रहे, अगर कोई सेफगार्ड है और उसका हनन हो रहा है तो उन सब कोई भी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो हैं और उनका पूरा हम समझें कि भैया किसी के साथ कोई उनका मानहानि ना हो, किसी के साथ कोई उनके अधिकारों का हनन ना हो, ठीक है। अब ऐसे कोई अगर कंप्लेन आई है किसी मेंबर ऑफ एसीबीसी कम्युनिटी से कि हाँ भाई हमारे राइट्स का डेप्रिवेशन हुआ है और हमारे सेफगार्ड्स का भी उल्लंघन हो गया है, तो उस कंप्लेंट पे चर्चा हो, उस कंप्लेंट पे सुनवाई हो। अब इसके बाद पार्टिसिपेट करें और एडवाइस दें प्लानिंग प्रोसेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब भी हम कोई पॉलिसी नीति कुछ भी लेके आए और सरकार लेके आए तो सरकार एक बार कंसल्ट करे और ये खुद पार्टिसिपेट करें और एडवाइस भी दें कि हम क्या और बेनिफिट ला सकते हैं, क्या और तरीके से हम अच्छा कर सकते हैं किसी नीति में जो एसीबीसी के डेवलपमेंट के लिए हो सके, ठीक है। अब राष्ट्रपति जी को अपनी रिपोर्ट दें, काम तो कर ही रहे हैं, रिपोर्ट भी देंगे, तो हर साल दें या उससे पहले जब उन्हें लग रहा हो, जब भी ठीक है कि अब दे दी रिपोर्ट लाओ, तो राष्ट्रपति जी को रिपोर्ट देंगे और राष्ट्रपति जी को बताएंगे कि अभी इस समय जो सेफगार्ड चल रहे हैं, जो इस समय कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड हैं, लीगल सेफगार्ड हैं, उनकी कितनी वर्किंग है, कितना अच्छा काम कर रहे हैं, क्या प्रोग्रेस है, क्या रिपोर्ट है, सब कुछ। और ये ऐसी सलाहें भी दें, ऐसी रिकमेंडेशन दे दें और ऐसे मेजर बताएं कि जो लिए जा सकते हो बाय द यूनियन और द स्टेट, कि क्या और ले सकते हैं, क्या बेनिफिट है करने का कोई अगर नई स्कीम या कोई सेफगार्ड नया लाना है फॉर द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एसीबीसी, ठीक है। अब ऐसे कुछ और फंक्शन जो राष्ट्रपति जी इनसे कहें कि प्लीज आप इस पे भी विचार करें फॉर द प्रोटेक्शन वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ एसीबीसी कम्युनिटी, फाइन, ठीक है। अब आगे बताओ, तो जब ये सारा काम कर लें उसके बाद रिपोर्ट दें, अपनी रिपोर्ट देंगे ऑब्वियसली टू द प्रेसिडेंट, जो कि राष्ट्रपति जी फिर टेबल करेंगे पार्लियामेंट में। अब ये रिपोर्ट साल में चाहे एक बार दें या जब चाहें और जल्दी दे सके तो और जल्दी दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ये रिपोर्ट पेश करेंगे राष्ट्रपति जी पार्लियामेंट में, तब उस समय पार्लियामेंट में एक और साथ में जाएगी मेमोरेंडम इस रिपोर्ट के साथ, और रिपोर्ट के साथ मेमोरेंडम पे लिखा होगा कि मेरी सरकार ने, यानी इनके नाम पे जो सरकार चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उस सरकार ने इनकी रिकमेंडेशन पे क्या एक्शन लिया है या क्या एक्शन नहीं लिया है। अगर एक्शन नहीं लिया है तो बताया जाए कि एक्शन क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि यहां पे फिर एमपीज पूछेंगे कि इनकी जो रिपोर्ट थी, उनकी जो रिकमेंडेशन थी, आपने क्यों नहीं एक्सेप्ट करी है, बताइए। पूरी सरकार सबसे पूछा जा रहा है। ऐसे ही जब ये अपनी रिपोर्ट भेजते हैं किसी स्टेट सरकार के लिए भी, चाहे वो 1 साल में भेजें या 1 साल के अंदर भेजें, तब उस समय पे ये रिपोर्ट भेजेंगे राष्ट्रपति जी को। राष्ट्रपति जी इस रिपोर्ट को फॉरवर्ड कर देंगे अपने सेंटर के एजेंट जो स्टेट में है, कौन है, हाईएस्ट ऑफिस स्टेट का गवर्नर, और गवर्नर साहब इस रिपोर्ट को प्लेस करेंगे बिफोर उसी स्टेट के लेजिस्लेचर के सामने। फिर वहीं पे सेम प्रोसेस, सामने साथ ही जाएगा एक मेमोरेंडम भी कि इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिया था, स्टेट सरकार ने माना तो कितना माना और नहीं माना तो क्यों नहीं माना, उसकी नॉन एक्सेप्टेंस की अपनी वो बात बताएं कि साहब क्यों एक्सेप्ट नहीं किया गया और क्या एक्शन लिया गया उस पर। ये हो गई बात। अब आगे और कुछ है, इनकी पावर्स है वही सेम जो एनसीएससी के साथ भी है, एनसीएसटी के साथ भी है, कि जब ये किसी मैटर, किसी सुनवाई के बारे में बात करते हैं, कोई कंप्लेन आई है, कोई कहीं पे कोई छानबीन चल रही है, कोई कुछ भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो ऐसे केस में ये एक भूमिका निभाते हैं ऑफ अ सिविल कोर्ट। जब सिविल कोर्ट की भूमिका है, दैट मीन्स इनके पास पावर है किसी को बुलाने की, किसी को बुला के उससे बात करने की, शपथ पे बोल के कि अब शपथ खाओ और सच बोलो, सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे, वो सब करवाएंगे। डॉक्यूमेंट मंगवा सकते हैं, किसी के कैमरे की फुटेज मंगवा सकते हैं, सीसीटीवी के, किसी भी जगह की कोई भी विटनेस, कोई चश्मदीद मिल गया, उसको बुला के आओ तुम आओ, बात बताओ ऐसी हुई थी कि नहीं हुई थी, वो सारी पावर सबकी सब, समन करना, अटेंडेंस लगवाना, कोई भी किसी पब्लिक कोर्ट से या ऑफिस से कोई डॉक्यूमेंट मंगवाना, सारी चीजें सब करा सकते हैं। अब ये वही बात है, सेंटर और स्टेट को चाहिए, दे आर रिक्वायर्ड कि इनसे सलाह मशवरा करता रहे। अगर कोई भी स्कीम लानी है, कोई भी मेजर पॉलिसी मैटर है, कुछ भी है, सड़कें बनवानी है, कोई कहीं मेला झूला कुछ भी लगवाना है, सेंटर अगर स्टेट अगर कुछ करवाना चाह रहे हैं, तो ये एक बार चर्चा जरूर करें एसीबीसी के कमीशन से, एनसीबीसी से, फिर ये बताएंगे कि हाँ ये और बेटर है। चैप्टर हमारा यहां खत्म हो जा रहा है। अब ये आपकी बुक में नहीं है, ये पॉइंट एक्स्ट्रा है, ये पॉइंट चाहिए पढ़ने के लिए कि इश्यूज भी हैं कुछ कुछ। इश्यूज ये हैं कि इनकी जो रिकमेंडेशन है वो खुद ही संवैधानिक तौर से नॉन बाइंडिंग है। नॉन बाइंडिंग है, क्यों नहीं मानी, नहीं मानी, क्यों, अब ठीक है, जब नहीं मानी तो कारण बता दो, कम से कम कारण बता देंगे, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। पर अगर रिकमेंडेशन बाइंडिंग होती, जैसे सुप्रीम कोर्ट की होती है रिकमेंडेशन, कोई अगर कंसल्टेशन होती है तो ऐसे केस में बाइंडिंग होती तो फिर इनकी पावर होती, ठीक है। तो ये कुछ कुछ ऐसे इश्यूज हैं, ये आपके मेंस के आंसर का पार्ट बनेंगे,
ऐसे आपको बताना पड़ेगा कि हाँ भाई कमीशन के साथ इशू चल रहे हैं। अब यहां पे एक चीज होती है कि इनकी रिकमेंडेशन को सेकेंडरी प्रायोरिटी दे दी गई कि अरे सर ठीक है, हाँ सुन ली, थैंक यू, अब अमल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हाँ बाद में, पहले कुछ और फोकस है हमारा, ठीक है, ये हो जाता है। दूसरा, इनके पास कोई पावर ही नहीं है। जब पावर राष्ट्रपति जी के पास है कि कौन एसईबीसी का मेंबर है, तो ये कैसे डिफाइन करें? एनसीबीसी हैज नो पावर टू डिफाइन बैकवर्डनेस, कैसे बता सकते हैं? जब पावर ही नहीं छोड़ी तो फिर क्या क्या ही बता देंगे। हेंस इट कैन नॉट रिजॉल्व द इश्यूज ऑफ डिमांड्स ऑफ वेरियस कास्ट। अब इशू आया कि सर हमें भी ओबीसी में, नॉन क्रीमी लेयर में प्लीज हमारा इसमें नाम डलवाइए लिस्ट में हमारा। एनसीबीसी कहेगा आई एम नॉट ऑथोराइज्ड, मैं ऑथोराइज नहीं हूं। ऑथोराइज कौन है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जी, यानी कि यूनियन सरकार। आप जाके वहां बात कीजिए, ठीक है, बात खत्म हो गई। अब इनकी कॉम्पोजिशन ये नहीं बताया गया है कि इसमें एक्सपर्ट होने चाहिए, जस्टिसेस भी हैं इसमें पॉलिटिशियंस भी हैं, इसमें तो ब्यूरोक्रेट भी होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, सारी तरह की चीजें। अब दिस मींस की कॉम्पोजिशन पे एक ग्रे एरिया है, क्वेश्चन मार्क है। यूनियन सरकार के ऊपर है कि वो किसको अपॉइंट करते हैं। इसके बाद ये रिवीजन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस भी होना चाहिए। लिस्ट में एक बार नाम आ गया तो हमेशा तो बैकवर्ड नहीं रहना चाहेगा, और क्यों कोई रहना चाहेगा बैकवर्ड? अपने आप को हम बोलना चाहते हैं कि हम फॉरवर्ड हैं, ये हैं वो हैं। अब ये होना चाहिए कि रिवीजन होना चाहिए हर बैकवर्ड क्लास का लिस्ट का, कि 338 क्लॉज बी सब क्लॉज 5 इस चीज पे चुप है, ये बोलता ही नहीं है कि कंसल्टेशन हो कि ना हो, कोई आगे आर्गुमेंट ही नहीं है। अब 340 आर्टिकल 340 जो स्पेशली यही कहता है कि राष्ट्रपति जी पहली बात तो कमीशन बनवाएं, कमीशन की रिपोर्ट को पार्लियामेंट में टेबल करवाएं, और कमीशन के लिए ये सारे रोल्स हैं, कौन कौन लोग कहां कहां शोषित हैं, प्रताड़ित हैं, उनकी सारी बातें। अब 340 का कनेक्शन 338B से है ही नहीं, लो कहीं नहीं बोला गया। अब ठीक है, ये नहीं है तो प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन? हाँ है। क्या है? कि हम पब्लिक डोमेन, पहली बात तो इनकी इंफॉर्मेशन को पब्लिक करें, मतलब जो ये रिकमेंड कर रहे हैं उन चीजों को हम पहले पब्लिक डोमेन पे डालें, वेबसाइटों पे डालें, नोटिसों पे चस्पा करें, हर जगह लगवाएं, और ये बताएं कि हाँ साहब एनसीबीसी ने कुछ कुछ रिपोर्टें दी हैं, कुछ कुछ रिकमेंडेशन दी हैं। अब उनका ट्रैकर है कि नहीं उन रिपोर्टों का, उन जो रिपोर्टों पे जो एक्शन लिया गया है उसका कोई ट्रैकर बताओ कि हाँ भाई हमने रिकमेंडेशन दिया था, क्या हुआ, उसको कौन फॉलो अप ले रहा है, उससे कौन ट्रैक कर रहा है उससे, ये होना चाहिए पब्लिक डोमेन में। दूसरा, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड सेंसिटाइजेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स, जैसे कि लॉयर्स, जजेस, पुलिसमैन, इन सबको सेंसिटिव होना चाहिए, एम्पैथेटिक होना चाहिए, हमारे एसईबीसी के कोई भी ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म के लिए रेडी रहना चाहिए, ठीक है। इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन, अगर कोई भी एग्जिस्टिंग सरकारी पॉलिसी है, कोई नीति है, कुछ भी है, तो उसका कितना बेनिफिट मिल पा रहा है एसईबीसी को, उसका इंपैक्ट इवैल्यूएशन कैसे होगा, इंपैक्ट को कौन इवैल्यूएट कर रहा है, कैसे देखा जा रहा है कि हाँ कुछ कहीं कहीं धरातल तक उसका असर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, गांव देहात तक असर पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तीसरा, इसके बाद चौथा, ऐसे कुछ और स्टेप कोऑर्डिनेट करो विद सिविक सोसाइटीज, कई सारी अपनी सिविल बॉडीज होती हैं अपनी आपस में, प्राइवेट बॉडीज, इंसेंटिवाइज करो अगर कोई अच्छा सोशल काम हुआ है तो, और अगर किसी का बिजनेस एक्यूमेन है, किसी का अगर एंटरप्रेन्योरशिप का अगर उसका जैसे कहते हैं एप्टीट्यूड है, तो उसको और डेवलप करो, उसको और विकासशील करो, ताकि लोगों को निर्भर ना होना पड़े रिजर्वेशन पे और सरकारी नौकरियों पे, ठीक है। और सरकारी चाहती भी है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये होना भी चाहिए। नाउ रिलायबल डेटाबेस, डेटाबेस आउटडेटेड ना हो। डेटाबेस का मतलब ये है कि अपडेट होता रहे, जल्दी जल्दी नया डेटा आता रहे, वो चीज नहीं हो रही तो फिर कैसे होगा। देयर इज अ प्रेसिंग नीड फॉर रिलायबल डेटा ऑन अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, लाइक कैसे कैसे एक्सपीरियंस ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द पार्लियामेंट एज वेल एज द स्टेट लेजिस्लेचर, कि ठीक है कितना कितना रिजर्व, जैसे कई सारे एमपी एमएलए जो आते हैं, तो कभी कभी बहुत बार होता है कोई सीट रिजर्व्ड होती है, जैसे कानपुर, तो कानपुर देहात का एरिया है, शायद वो रिजर्व्ड सीट है किसी कैटेगरी के लिए। आगरा का कोई आगरा की जो एमपी सीट है इट्स अ रिजर्व्ड सीट। ऐसा ऐसा होता है, ये देखना पड़ता है कि पॉपुलेशन कहां पे कितनी ज्यादा है, किसकी ऐसी है, तो ये डेटा आउटडेटेड ना हो। ऐसा नहीं हो कि डेटा था 2011 का अभी तक अपडेट नहीं हो रहा, जो भी हो रहा है अपडेट होना चाहिए। नाउ सेंसिटिव टुवर्ड्स वल्नरेबल सेक्शन, ये एक प्रॉब्लम है, एक एलीट बायस की तो रियल प्रॉब्लम है ही है। कई लोगों में एक एलीट बायस होता है कि क्यों आरक्षण दें, क्यों आरक्षण की बात कर रहे हो, मेरिट पे आना चाहिए, ये आना चाहिए, लोग समझते नहीं है। ये एक जेन्युइन रीजन है कि आरक्षण हमारे यहां देश में अभी भी है। जो पॉलिटिक्स है वो अलग एक तरफ है, पर इसके अलावा भी ऐसे क्षेत्र हैं इंडिया में जो अभी भी इस दंश से आगे नहीं निकल पाए, जो अभी भी ये फेस करते हैं, जहां पे लोग अभी भी डिस्क्रिमिनेट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्लेस ऑफ बर्थ, कि वो कहां से आए, गांव में नहीं जाने दे रहे हैं, आने नहीं दे रहे हैं अभी भी अंदर,
कोई घरों के अंदर नहीं आने दे रहे हैं, कोई दूसरा कप में पानी देते हैं, ये सब अभी भी होता है। आप जाओगे, अगर आप कहीं कहीं देहात में किसी के पास एक्सपीरियंस हो, अगर कि आप बताना कि कैसे कैसे अभी भी डिस्क्रिमिनेशन आप फेस कर सकते हो, या आपने फेस होते हुए देखा है किसी को। तो अगर किसी के पास कोई अगर इन्फॉर्मेशन हो, कोई डेटा हो, तो बताना जरूर। कि आपको ये पता होना चाहिए कि हम सेंसिटिव रहें कि जो एक्सक्लूजन हो रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन, इस वजह से एक एक्सक्लूजन होता है, और इस एक्सक्लूजन के लिए हमारा कमीशन जो है एनसीबीसी, इट नीड्स टू बी सेंसिटिव टू इट, ताकि आगे और ना फैले और ना बढ़े और ना जाए लोगों तक। और अगर ऐसा कुछ आ रहा है, कुछ ऐसा कुछ मीडिया में आया है, कोई खबर आई है, कोई चर्चा आई है, तो उसको सुओ मोटू संज्ञान ले, स्वतः संज्ञान ले कि लाओ देखें जरा क्या हुआ है। बुलाते हैं इनको, अभी बात करते हैं पूरी, ठीक है। इसके बाद इनको कुछ एडिशनल पावर और मिले, कुछ संवैधानिक रोल मिले इनको, और ज्यादा संवैधानिक नहीं हो तो स्टैट्यूटरी रोल मिल जाए इनको, कई सारी एडिशनल इनको फंक्शन दिए जाए कि सर आप ये भी संभालो, आप वहां भी जाओ, हर जगह मीटिंगें करो, और जाओ पूरा ये पूरा भ्रमण करो, भारत दर्शन करो, समझो बातें कैसी कैसी हो रही हैं। सो ये थे हमारे ऐसे कुछ पॉइंट जो हमारा आगे इसका रास्ता बनाते हैं ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, जो आ रही थी इश्यूज विद दिस एनसीबीसी, ठीक है। सो विद दैट हमारा ये चैप्टर यहां खत्म होता है। अगली क्लास में मिलेंगे जहां हम पढ़ेंगे स्पेशल ऑफिसर फॉर डैश डैश डैश। कौन सा चैप्टर है अगला वाला बताना। सो टिल देन यू कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, गुड लक।